स्वागत है आप सभी का शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन की ऑनलाइन वीडियो क्लास में। आज बात करेंगे प्रतिरक्षा अनुक्रिया की। इससे पहले वाले लेक्चर में भी मैंने आपको प्रतिरक्षा अनुक्रिया के बारे में बताया था। प्रतिरक्षा अनुक्रिया को वास्तव में दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहली सहज प्रतिरक्षा और दूसरी उपार्जित प्रतिरक्षा। सहज अनुक्रिया भी कह सकते हैं या उपार्जित अनुक्रिया भी कह सकते हैं, जिसे इंग्लिश में हम इनेट इम्यूनिटी कहते हैं और इसको हम एक्वायर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। सहज अनुक्रिया में मैंने आपको बताया था कि इसे सहज अनुक्रिया क्यों कहते हैं, क्योंकि ये जो है इनबॉर्न होती है, जन्म से होती है और इस प्रकार की अनुक्रिया किसी एक विशेष प्रकार के बैक्टीरिया या वायरस के लिए नहीं होती। ऐसी अनुक्रिया सहज अनुक्रिया कहलाती है जो सभी प्रकार के बैक्टीरिया और वायरसों के लिए या पैथोजेंस के लिए एक ही समान विक्रियाएं होती हैं, उसी को ही हम सहज अनुक्रिया कहते हैं। इस सहज अनुक्रिया को हम अविशिष्ट प्रतिरक्षा इसलिए कहते हैं क्योंकि ये किसी विशेष प्रकार की बीमारी के लिए नहीं होती, विशेष प्रकार के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए नहीं होती है। ये जो है एक ही प्रकार, चाहे कोई भी वायरस अटैक करे या बैक्टीरिया अटैक करे, ये जो अविशिष्ट प्रतिरक्षा है सब में समान होती है। इस अविशिष्ट प्रतिरक्षा में मैंने आपको बताया था इसको भी चार भागों में विभाजित किया जाता है। ये जो है अविशिष्ट प्रतिरक्षा या सहज प्रतिरक्षा जो होती है, ये एक्चुअली में वास्तव में विशेष प्रकार के अवरोध होते हैं जो बैक्टीरिया या वायरस को हमारे शरीर के अंदर प्रवेश नहीं करने देते। तो सबसे पहले बात करेंगे शारीरिक अवरोध की, उसके बाद बात करेंगे कारकीय अवरोध, उसके बाद कोशिकीय अवरोध और उसके बाद साइटोकाइन्स अवरोध के बारे में बात करेंगे। याद कर लीजिए इसको कि जो हमारी सहज अनुक्रिया है या सहज प्रतिरक्षा है, इसको हमने चार भागों में विभाजित किया। पहली शारीरिक अवरोध, उसके बाद कारकीय अवरोध, उसके बाद कोशिकीय अवरोध और उसके बाद साइटोकाइन्स अवरोध। एक करके इसके बारे में बात करेंगे। पिछली कक्षाओं में भी मैंने बता चुका हूँ आपको कि शारीरिक अवरोध में क्या क्या चीजें आती है। सबसे पहले त्वचा आती है, उसके बाद श्लेष्म आता है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे वातावरण में बहुत सारे बैक्टीरिया, बहुत सारे जीवाणु और विषाणु पाए जाते हैं, बहुत सारे पैथोजन पाए जाते हैं और ये हमेशा हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करने की चेष्टा करते रहते हैं। किसी भी कारणवश ये हमारे शरीर में हमेशा इनकी टेंडेंसी होती है, ये हमको इन्फेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं। अगर हमारे शरीर में ये प्रतिरक्षा तंत्र ना हो, ये प्रतिरक्षा अनुक्रिया ना हो, तो हमारा शरीर हमेशा बीमार रहेगा और जो है हम जो है अपने नित्य कार्यों को नहीं कर पाएंगे। तो इस प्रकार की व्यवस्था को हम जो हमारे शरीर में होती है उसे हम प्रतिरक्षा अनुक्रिया कहते हैं। इसमें सहज अनुक्रिया में सबसे पहले शारीरिक अवरोध के बारे में बताऊंगा, जिसमें त्वचा और श्लेष्म आते हैं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि जो हमारी त्वचा होती है वास्तव में इसको तीन भागों में विभाजित किया जाता है। सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है, जो परत होती है, उसको हम एपिडर्मिस कहते हैं। उसके नीचे वाली जो लेयर होती है उसको हम हाइपोडर्मिस कहते हैं और उसके थर्ड वाली जो लेयर, सबसे नीचे जो लेयर होती है उसको हाइपोडर्मिस कहते हैं। तो पहले एपिडर्मिस, फिर आपकी डर्मिस पाई जाती है, उसके बाद हाइपोडर्मिस पाई जाती है। ये जो हमारी एपिडर्मिस होती है, ये जो हमारी एपिडर्मिस है, ये मुख्यतः 5 लेयरों से मिलकर बनी होती है। इसमें 5 प्रकार की लेयर पाई जाती हैं। कौन कौन सी लेयर पाई जाती है देखिए। पहले ऊपर से नीचे की तरफ चलेंगे अर्थात बाहर से अंदर की तरफ चलेंगे हम स्किन के अर्थात त्वचा की। तो जो सबसे पहली लेयर होती है उसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। इसके नीचे जो लेयर पाई जाती है उसको हम जो है स्ट्रेटम ल्यूसिडम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्ट्रेटम ल्यूसिडम कहते हैं। स्ट्रेटम ल्यूसिडम के बाद स्ट्रेटम जर्मिनोसम पाई जाती है और स्ट्रेटम जर्मिनेशम के बाद स्ट्रेटम स्पाइनोसम पाई जाती है और स्ट्रेटम स्पाइनोसम के बाद स्ट्रेटम बेसाले पाई जाती है। तो 5 लेयर पाई जाती है। इसमें जो सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है एपिडर्मिस की, उसको हम स्ट्रेटम कॉर्नियम कहते हैं। स्ट्रेटम कॉर्नियम की ये जो परत त्वचा के ऊपर जो पाई जाती है, ये वास्तव में केराटिन नामक प्रोटीन की बनी होती है और ये केराटिन जो है एक प्रकार की जल अवरोधी प्रोटीन होती है, अर्थात इसमें जल का किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं पड़ता और ये हमारे शरीर से माउंट करती रहती है, अर्थात हमारे शरीर से अलग हटती रहती है। आप देखिए त्वचा को परोंचिए तो
तो आपके निशान बन जाएंगे, स्किन अलग होने लगेगी। तो ये जो स्किन अलग होती है ये केराटिन की लेयर होती है, किसकी, एपिडर्मिस की, स्ट्रेटम कॉर्नियम की जो परत होती है वो केराटिन की बनी होती है, और ये केराटिन बार बार हमारे शरीर से अलग होती रहती है। इससे हमें क्या बेनिफिट मिलता है, इससे हमें ये बेनिफिट मिलता है कि जो बैक्टीरिया वायरस हमारी त्वचा के ऊपर आके लग जाते हैं उस इस स्किन के द्वारा ये हमारे शरीर से अलग होते रहते हैं। इस प्रकार का अवरोध हमारा शारीरिक अवरोध के अंतर्गत आता है। अब बात करते हैं श्लेष्म की। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारी जो है नशिका के अंदर, हमारे मुख बुआ के अंदर या हमारी आंतों के अंदर या हमारे जो जेनाइटल ऑर्गन्स होते हैं उनके अंदर विशेष प्रकार की म्यूकस की लेयर पाई जाती है। किसकी लेयर पाई जाती है भाई, म्यूकस की लेयर पाई जाती है। और ये म्यूकस की लेयर जो एक प्रकार का म्यूकस का निर्माण करती है, जिसे हिंदी में हम श्लेष्म कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, श्लेष्म कहते हैं। ये विशेष प्रकार की श्लेष्म ग्रंथियां होती हैं जिससे ये श्लेष्म बाहर निकलता है। अब चलिए बात करते हैं कि ये श्लेष्म वास्तव में बना किसका होता है। इस श्लेष्म में 90% पानी पाया जाता है, 90% वाटर होता है। उसके बाद 10% में अदर सब्सटेंस पाए जाते हैं। इस अदर सब्सटेंस में जो है एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है श्लेष्म में, जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं। जिसे हम क्या कहते हैं भाई, लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये जो लाइसोजाइम नामक एंजाइम है ये वास्तव में बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति को गलाने का काम करता है। तो श्लेष्म में जिस प्रकार से बैक्टीरिया या वायरस जो पाए जाते हैं वो श्लेष्म में जब ट्रैप हो जाते हैं तो ट्रैप हो जाने के बाद क्या होता है कि ये क्या करते हैं, लाइसोजाइम नामक एंजाइम से बैक्टीरिया या वायरस को क्या करता है, उनकी कोशिका भित्ति को गला देता है, जिसकी वजह से ये बैक्टीरिया वायरस खत्म हो जाते हैं। तो ये हमारा जो है शारीरिक अवरोध जो है त्वचा और श्लेष्म में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं और शरीर जो हमारे शरीर का शारीरिक अवरोध बनाते हैं। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि ये जो हमारे शारीरिक अवरोध है इसे फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा जाता है, अर्थात सबसे पहले यही जो है बैक्टीरिया या वायरस को रोकने का काम करते हैं। इसलिए शारीरिक अवरोध को हम अर्थात त्वचा या श्लेष्म को मिला करके हम क्या कहते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कहते हैं। उसके बाद जो कायकीय अवरोध होता है ये वाला, जिसके अंतर्गत आपका श्रवण, पीएच और ज्वार आता है, ये कायकीय जो अवरोध होता है ये सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। इसके बाद जो हमारा उपर्जित अनुक्रिया या उपर्जित प्रतिरक्षा तंत्र होता है, जिसे हम विशिष्ट प्रतिरक्षा भी कहते हैं, ये जो है थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म बनाता है। तो हमारे शरीर के अंदर 3 लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म पाए जाते हैं। पहला कौन बनाता है, शारीरिक अवरोध बनाता है, और दूसरा कारकीय अवरोध बनाता है, तीसरा हमारी जो विशिष्ट प्रतिरक्षा होती है ये थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म बनाती है। होता क्या है बेटा कि जब कोई बैक्टीरिया या वायरस बहुत ज्यादा स्ट्रांग होता है और वो हमारे शारीरिक अवरोध को क्रॉस कर गया था, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को क्रॉस करके कायकीय अवरोध में पहुंच जाता है, अर्थात हमारी कोशिकाओं के अंदर एंट्री कर जाता है, तब क्या होता है, तब वहां पे सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म अर्थात श्रावण, पीएच और ज्वार का मुख्य कार्य होता है। तो ये जो श्रावण, पीएच और ज्वार अर्थात कायकीय अवरोध ये जो है सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म बनाते हैं। इसके बाद भी अगर बैक्टीरिया या वायरस इतना ज्यादा स्ट्रांग है कि वह हमारे कारकीय अवरोध को भी पार करके हमारे ब्लड में या कोशिकाओं या ऊतकों में पहुंच जाता है, तब वहां पे फाइनली हमारे पास थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, विशिष्ट प्रतिरक्षा कहते हैं। अगर कोई बैक्टीरिया या वायरस इस विशिष्ट प्रतिरक्षा को भी ब्रेक कर देता है और इसको भी तोड़ देता है, तब वहां पर हम बहुत ज्यादा बीमार हो जाते हैं बेटा। फिर हमको बाहर से एंटीबायोटिक लेनी पड़ती है, अर्थात हमको डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। और डॉक्टर जो होता है क्या करता है, वहां पर जो डॉक्टर होता है वो क्या करता है, आपको अलग से एंटीबायोटिक देता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया या वायरस हमारे शरीर में खत्म हो सके। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि ये इस तरीके से काम करते हैं। तो इस प्रकार से ये बैक्टीरिया या वायरस जब हमारे थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म को भी ब्रेक कर जाते हैं, तब हमारा शरीर क्या होता है, उसको सहन नहीं कर पाता और हमें बाहर से दवाइयां वगैरह लेनी पड़ती है बेटा। तो यहाँ पर इस चीज का ध्यान रखना है कि फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कौन बना रहा है, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कौन बना रहा है, और थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म कौन बना रहा है। तो यहाँ तक बात
करके समझेंगे। श्रावण क्या होता है, हमारी त्वचा के अंदर बहुत सी तेल ग्रंथियां पाई जाती हैं जिसे हम सीबेशियस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? इन सीबेशियस ग्लैंड से वास्तव में विशेष प्रकार के फैटी एसिड निकलते रहते हैं, फैटी अम्ल निकलते हैं और लैक्टिक एसिड निकलता है। फैटी एसिड और लैक्टिक एसिड निकलने की वजह से जो पीएच होता है वो 3 से 5 की रेंज में आ जाता है। श्रवण से क्या होता है, 3 से 5 की रेंज में पीएच हमारा आ जाता है और 3 से 5 की रेंज का पीएच जो बैक्टीरिया या वायरस के लिए काफी खतरनाक होता है, वो पनपने नहीं देता है। तो ये तो हो गया श्रावण की बात, ठीक है। आपको पता है श्रावण में हमको पता है कि हमारे बहुत से ऐसे पदार्थ जैसे हमारी जो तेल ग्रंथि होती है हमारी त्वचा में पाई जाती है, जो पसीना ग्रंथि होती है जिसे हम स्वेट ग्लैंड कहते हैं, इससे पसीना निकलता है। पसीने में भी आपको लैक्टिक एसिड होता है। लैक्टिक एसिड के साथ साथ इसमें एक एंजाइम भी होता है जिसे हम लाइसोजाइम कहते हैं। याद रखिएगा, देखिए म्यूकस में भी अर्थात श्लेष्म में भी लाइसोजाइम होता है, ठीक है। हमारे टीयर्स में, आंसू में भी लाइसोजाइम होता है, हमारे सलाइवा में भी लाइसोजाइम होता है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखिएगा। और हमारे पसीने में भी क्या होता है, लाइसोजाइम पाया जाता है। लाइसोजाइम क्या करता है, बैक्टीरिया की कोशिकाभित्ति को गलाने का काम करता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया नष्ट हो जाते हैं। तो ये तो हो गई श्रावण की बात। अब बात करते हैं पीएच की। आपको पता है कि हमारे शरीर में स्टमक के अंदर जो है काफी अधिक मात्रा में अम्ल बनता है, जिसका जो पीएच होता है 2 से 3 होता है। कितना होता है भाई, 2 से 3 की रेंज का पीएच होता है। भोजन या पानी के साथ आए हुए बैक्टीरिया या वायरस जो होते हैं वो डायरेक्ट हमारे स्टमक में पहुंच जाते हैं और वहां पर हाई पीएच होने की वजह से ये वहां पर नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं तीसरे की, ज्वार की। ज्वार क्या होता है, शरीर का ताप बढ़ना ज्वार कहलाता है बेटा। ज्वार देखिए आना बहुत अच्छी बात है। आप लोगों को लगे कि सर ऐसे कह रहे हैं, ज्वार एक्चुअली में होता क्या है, हमारी बॉडी की सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म होती है। फर्स्ट लाइन में यानी कि जो बैक्टीरिया या वायरस है वो फर्स्ट लाइन को ब्रेक करके हमारे शरीर के अंदर प्रवेश कर चुका है, हमारे ऊतकों में पहुंच चुका है, हमारी कोशिकाओं में पहुंच चुका है। तो ज्वार जो होता है वो सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। होता क्या है बेटा कि जो बैक्टीरिया या जो वायरस होते हैं इनके जो मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, अर्थात ये हमारी कोशिकाओं में विभिन्न प्रकार के पदार्थों का भक्षण करते हैं और भक्षण करने के बाद ये है जो हानिकारक पदार्थ हमारी कोशिकाओं के अंदर ही सीक्रेट कर देते हैं या हमारे ब्लड के अंदर सीक्रेट कर देते हैं। ऐसे पदार्थ को हम पाइरोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, पाइरोजेंस। पाइरोजेंस, पाइरोजेंस, ऐसे पदार्थों को हम पाइरोजेंस कहते हैं। ये पाइरोजेंस, पायरा माने ही होता है टेम्परेचर, जेन मींस होता है जनरेशन, यानी कि ऐसा पदार्थ जो हमारे शरीर का ताप बढ़ाता है उसी को हम क्या कहते हैं, पाइरोजेंस कहते हैं। और ये पाइरोजेंस कहां से स्रावित होते हैं, ये याद रखिएगा, ये बैक्टीरिया या वायरस के मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं। और इसके साथ साथ हमारी कुछ विशेष प्रकार की जो ल्यूकोसाइट कोशिकाएं होती हैं वो भी पाइरोजेंस का निर्माण करती हैं। और पाइरोजेंस ऐसे केमिकल पदार्थ होते हैं जब ये ब्लड में मिल जाते हैं, जो पाइरोजेंस होते हैं ये ब्लड में मिलने के बाद आपको पता है कि ब्लड का सर्कुलेशन हमारी पूरी बॉडी में होता है। और आपको पता भी होना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क के हाइपोथैलेमस वाले हिस्से में क्या पाया जाता है, टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम, जिसे थर्मोस्टेट सिस्टम कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस में पाया जाता है, ब्रेन के हाइपोथैलेमस वाले पार्ट के एक हिस्से में जो है थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। तो होता क्या है, जब ये पाइरोजेंस ब्लड में मिल जाते हैं, ब्लड में मिल करके जब हमारे मस्तिष्क में पहुंचते हैं तो यही पाइरोजेंस जो होते हैं मस्तिष्क में उपस्थित थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम जो कि किसमें होता है, हाइपोथैलेमस में होता है, उसको इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। आपको पता होना चाहिए हमारी बॉडी का जो सामान्य टेम्परेचर होता है बेटा वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखिएगा। 37 डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा जाए तो 37 डिग्री होगा, फ़ारेनहाइट में पूछा जाए तो 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा, ओके। तो यहाँ पर क्या होगा कि जब हमारा बॉडी का टेम्परेचर इससे ज्यादा हो जाएगा पाइरोजेंस की वजह से, पाइरोजेंस एक्चुअली में हाइपोथैलेमस के थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर को यहाँ तक सीमित ना रख के इससे थोड़ा ऊपर तक स्टेबल कर देते हैं, वहां तक स्टेबल कर देते हैं, ठीक है। जिसकी वजह से हमें क्या आता है, ज्वर आता
ताप बढ़ जाता है, बढ़ने के साथ अर्थात 98 डिग्री से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक पहुंच जाता है, तो जो बैक्टीरिया या वायरस होते हैं मल्टीप्लाई करना बंद कर देते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में ये बढ़ नहीं पाते, इनकी जनसंख्या बढ़ नहीं पाती, जिससे रोग की दशाओं को कुछ देर तक हम क्या कर सकते हैं, रोका जा सकता है। तो इसलिए ज्वार आना बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो ये सारी चीजें जो है वो कारकीय अवरोध में आती है बेटा। अब बात करते हैं कोशिकीय अवरोध की। कोशिकीय अवरोध दो चीजों से मिलकर बना होता है, पहला भक्षी कोशिकाएं होती हैं और दूसरा प्राकृतिक विनाशी कोशिकाएं, जिसे नेचुरल किलर सेल कहते हैं, NKC कहते हैं, नेचुरल किलर सेल कहते हैं। और भक्षी कोशिकाओं को हम इंग्लिश में फैगोसाइट्स कहते हैं, फैगोसाइट। ये भक्षी कोशिकाएं होती क्या है बेटा, ये भक्षी कोशिकाएं एक प्रकार की श्वेत रुधिर कोशिकाएं होती हैं, WBC होती हैं। क्या होती हैं ये, WBC होती है, जो हमारे ब्लड की प्लाज्मा में पाई जाती है, आपको पता होना चाहिए। और ये जो WBC होती है बेटा, इस WBC की टेंडेंसी होती है कि ये जो है जहां पर इन्फेक्शन हुआ है अर्थात कोशिकाओं के अंदर जहां पे इन्फेक्शन हुआ है, तो ये WBC हमारे ब्लड से निकल करके ब्लड कहां पाया जाता है, ब्लड कैपिलरी के अंदर होता है, ठीक है। रक्त जो होता है किसके अंदर पाया जाता है, रक्त कैपिलरी के अंदर पाया जाता है। तो इस जो ब्लड वेसल्स होती है उसके अंदर रक्त पाया जाता है, तो उसी के अंदर ये कोशिका होती है WBC। ये क्या करती है, WBC की एक टेंडेंसी होती है कि ये जो ब्लड वेसल्स होती है उनकी वॉल को भेद करके आसानी से बाहर निकल करके आ सकती है। आपको पता है, ये मान लीजिए कोई ऊतक है या टिश्यू है, उसके अंदर कोशिका पाई जा रही है, कोशिकाएं हैं बहुत सारी। इस कोशिकाओं के चारों ओर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड भरा होता है। क्या भरा होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ये ब्लड वेसल जा रही है, इसके अंदर WBC है, ये निकल करके यहाँ से आएगी, इसको भेद करके ये बाहर आ जाएगी। और बाहर आ जाने के बाद ये बैक्टीरिया या इस कोशिका को ही नष्ट कर देगा या इसके अंदर उपस्थित बैक्टीरिया या वायरस को भी नष्ट करने का काम करती है। तो एक WBC कोशिका किस प्रकार से, हाँ मैं एक चीज और बताना चाहता हूँ कि ये जो WBC है, जब ये ब्लड कैपिलरीज को भेद करके कहाँ आ जाती है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाती है। इस पूरी मैकेनिज्म को हम डायापिडेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं भाई, डायापिडेसिस कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डायापिडेसिस क्या होता है, डायापिडेसिस क्या होता है भाई, WBC का जो है ब्लड वेसल से बाहर आना, ठीक है, भेद करके बाहर आना। कहाँ पे आना, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आना। ये क्या कहलाता है, डायापिडेसिस कहलाता है। आपको पता होना चाहिए WBC के पास जो है स्यूडोपोडिया पाया जाता है। तो स्यूडोपोडिया प्रोटोजोआ की कैरेक्टरिस्टिक है। स्यूडोपोडिया एक प्रकार का लोकोमोटरी ऑर्गन होता है, ठीक है। इसके पास भी स्यूडोपोडिया पाया जाता है। ये देखिए सारे स्यूडोपोडिया दिखाई दे रहे हैं और इस स्यूडोपोडिया की सहायता से WBC एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट कर पाती है। जब ये माइग्रेट करके एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में आ जाती है, वहां पर उपस्थित बहुत सारे माइक्रोब्स जो होते हैं अर्थात बैक्टीरिया या वायरस होते हैं, उनको स्यूडोपोडिया के द्वारा ये ट्रैप कर लेती है। ट्रैप करके उनको इनगल्फ कर लेती है अर्थात अंतरहीन कर देती है, इंजेस्टेड कर लेती है। और फिर ये जो इंजेस्टेड वैक्यूल्स का निर्माण करती है, जिसे हम फैगोसिटिक वेसिकल्स कहते हैं। और यहाँ पर ये लाइसोसोम आता है। लाइसोसोम आकर के इस फैगोसोम से जुड़ जाता है, जिसे फिर हम लाइसोफैगोसोम्स कहते हैं। क्योंकि आपको पता है कि लाइसोसोम के अंदर जो है वो पाचन एंजाइम्स पाए जाते हैं। तो वो क्या करता है, इस बैक्टीरिया या वायरस को पचा करके खत्म कर देता है। इसको यहाँ किलिंग कर दिया, यहाँ डाइजेशन कर दिया, यहाँ किलिंग कर दिया, और जो यूजफुल मटेरियल होते हैं उसको ले लेता है। बाकी जो रेसिडुअल मटेरियल्स होते हैं, ये रेसिडुअल बॉडी बन जाती है। उसके बाद ये एक्सोसाइटोसिस की प्रोसेस के द्वारा जो हानिकारक पदार्थ होते हैं उसको वापस जो है शरीर से बाहर, कोशिका से बाहर निकाल देती है। तो इस प्रकार से एक WBC अपना सारा काम करती है। इसी को हम भक्षी कोशिकाएं कहते हैं, याद रखिएगा। इंग्लिश में इसे हम फैगोसाइट्स कहते हैं। तो फैगा माने होता है ईटिंग अर्थात ग्रहण करना, साइटा माने होता है सेल अर्थात भक्षी कोशिकाएं, इसीलिए हम इसको कहते हैं खाने वाली कोशिकाएं। ये बैक्टीरिया या वायरस को खा करके खत्म कर देती हैं। अब बात करते हैं यहाँ पे प्राकृतिक विनाशी कोशिकाओं की, जिसे नेचुरल किलर सेल्स कहते हैं। इसके बारे में ये इतना याद रखिएगा कि जो नेचुरल किलर सेल्स होती है एक प्रकार की भक्षी कोशिकाएं होती हैं, जो वास्तव में वायरस से इन्फेक्टेड सेल को खत्म करने का
ऐसी कोशिका जो वायरस से संक्रमित हो गई है, क्योंकि आपको पता है वायरल डिजीज बहुत खतरनाक होती है, इसको आगे बढ़ने नहीं देना है। तो ये क्या करती है, जो नेचुरल किलर सेल्स होती है, जो सेल वायरस से इन्फेक्टेड होती है, उसी को खाकर के खत्म कर देती है। तो कैसे खत्म करती है प्राकृतिक विनाशी कोशिका? मान लीजिए ये कोशिका, इसके अंदर ये न्यूक्लियस है, तो भक्षी कोशिका इसको पहले ग्रहण करेगी, इसके चारों ओर आ जाएगी, ये मान लीजिए भक्षी कोशिका, और इसके अंदर कोर बना देगी। क्या बना देगी? छिद्र कर देगी। छिद्र करने से क्या होगा कि बाहर जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है ना बेटा, वो इस सेल के अंदर प्रवेश कर जाएगा, और जब किसी सेल के अंदर पानी